सबसे पहले आप सबको आज़ादी के महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व आप अपने घर वालों के साथ, अपने देशवासियों के साथ बहुत अच्छे से मनाइए और इस पर्व को और भी बेहतर बनाने के लिए, और भी अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आर्मी में काम कर चुके संदीप तिवारी सर। इनसे हम लोग जानेंगे कि आर्मी में काम करते वक्त का उनका अनुभव कैसा था, किस तरीके से संदीप सर को बॉर्डर पे जब उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी, मिलिटेंसी से वो डील कर रहे थे, किस तरीके से वो डील कर रहे थे, और आज के डेट में जब वो आर्मी को देखते हैं तो उनको क्या लगता है। सबसे पहले संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे के लिए वक्त निकालने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे यहाँ पर आए और आर्मी के बारे में बहुत कुछ कह भी सकते हैं और जितना भी मैं कहूँगा कमी है। सबको मेरा नमस्कार, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारा देश आज़ाद हुआ काफ़ी सारे साल हो गए और हम लोग चैन से रहते हैं बॉर्डर छोड़ करके। हमारे जवानों के भरोसे सिटियों में हम घूमते हैं, नाचते हैं, खुशी से रहते हैं पूरे परिवार के साथ। इसकी वजह है फौज बॉर्डर पे है, इसलिए हम आज खुश हैं सब लोग। तो आर्मी के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और जितना भी कहूँगा कमी है, क्योंकि आर्मी और एक पुलिस का जवान, अगर कोई सिविल आदमी मिलता है आपको, पुलिस का जवान खड़ा है और एक आर्मी का जवान खड़ा है, तो जब वो आर्मी बोलूँगा मैं आर्मी में हूँ, तो उसके मन में एक अलग भावना हो जाएगी। पुलिस का भी जवान अच्छा है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, उनका काम अलग है, आर्मी का काम अलग है, तो एक मन में भावना अलग आ जाती है कि भाई आर्मी का जवान बॉर्डर में क्या करता है। पर सर, आपने जैसे पुलिस और आर्मी के एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया। मेरे को ये जानना था कि जैसे जो आम जनता है उनके मन में पुलिस के लिए भी बहुत इज्जत है, पर एक जब आर्मी वाला हम लोग उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल से वो इज्जत करते हैं उनकी। तो आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा डिफरेंस? दोनों भी वर्दी में ही है, दोनों लोग देश की सेवा ही कर रहे हैं एक तरीके से, तो क्यों आर्मी वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही इज्जत जनता के मन में होती है कि ये है तो हम लोग ज़्यादा सुरक्षित है? देखो, पुलिस का जवान और आर्मी का जवान दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुलिस का जवान लॉ ज़्यादा पढ़ता है, उसको पब्लिक के बीच में ज़्यादा रहना पड़ता है, बहुत सारे कानून कायदे, लड़ाई झगड़े, वो उन सब चीज़ों को झेलता है। जो भी मैटर है, कोर्ट कचहरी, उन सब चीज़ों में वो उलझे रहते हैं। अभी कुछ लोग गलत काम भी करते हैं उसमें, उसके वजह से एक आदमी के वजह से पूरा फोर्स को बदनामी होना पड़ता है। आर्मी की बात जहाँ आती है, आर्मी पूरे देश को सुरक्षा देती है, चाहे हमारे देश की आर्मी हो, चाहे किसी भी देश की आर्मी हो, उसका काम है देश की रक्षा करना, क्योंकि वो बॉर्डर में रहता है, अपने घर से दूर रहता है, परिवार से दूर रहता है। और मैं खुद इतने साल 21-22 साल में देश की सेवा किया हूँ, दूर रहा हूँ, तो मेरा मन ही जानता है कि कितनी तकलीफ़ें हमने उठाई है, कितना ड्यूटी किया है। और ये ड्यूटी ऐसी है आर्मी की, चाहे तुम रो चाहे हंसो, आपको ड्यूटी करना ही है। सर, मुझे ये जानना था, जैसे आप कश्मीर में पोस्टेड थे, तो कश्मीर के दौरान उस समय की मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी, पत्थरबाजी हुआ करती थी, आए दिन चक्का जाम, कर्फ्यू, बहुत सी चीज़ें आपको डील करनी पड़ती थी, तो इन सब को आप किस तरीके से हैंडल करते थे? उस समय जो है 2000 में इंटरनेट सेवा उतनी अच्छी नहीं थी, जैसे आज डिजिटल बहुत सारी सुविधा है, यहाँ का मैसेज आगे तुरंत चला जाता है। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें हैं ग्राउंड में ही होती थी, और जो भी हम हैंडल करते थे अपने दिमाग और जो कनेक्टिविटी रहती थी, उस कनेक्टिविटी को देख करके सब चीज़ें करते थे। मिलिटेंसी उस समय बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है, बट पहले के मिलिटेंट्स और अभी के मिलिटेंट्स में बहुत फ़र्क है। पहले का मिलिटेंट दूर से ही फायर करता था, अभी का वो हथियार छुपा देगा, आपके साथ ही आकर बात करेगा, आप पहचान नहीं पाओगे मिलिटेंट से। बहुत सारी सुविधा अभी आ गई है जिससे अपना वो शक्ल हुलिया सब चेंज कर देता है। तो पहले जैसे कुकननाग है, लाल चौक है अनंतनाग, और पंथा चौक है, और अमरनाथ यात्रा पे बहुत ज़्यादा फायरिंग होती थी। उन सब चीज़ों और उन एरियो में सब हमने ड्यूटी दे चुके हैं।
बहुत सारे मेरे वीडियोस फोटोज़ मेरे पास में है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सब चीज़ों को हैंडल किया। और 2002 में हमने मिलिटेंट भी मारा है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, खन्नाबल में हमारा हेडक्वार्टर था यूनिट का। और वहाँ पर बिलाल अहमद वानी करके एक एरिया कमांडर था पाकिस्तान का, तो उसको 2002 में हमारी पूरी टीम QRT टीम थी, उसमें मैं भी था। तो उसको हमने मॉर्निंग में 9:40 के समय पे मारा था। तो उसके ऊपर इनाम भी था। तो वो इनाम हमने पूरा सीओ साहब ने हमको पूछा कि इस इनाम का क्या किया जाए। तो हमने बोला कि भाई उस इनाम को बटालियन फंड में रखा जाए, ताकि हमारा कोई जवान शहीद होता है खुदा न खास्ता, वो पैसा उसको मिले। तो हमें सर्टिफिकेट्स भी मिले थे सीओ साहब के जरिए, वो मेरे पास है अवेलेबल अभी भी। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें भी है, मैं आपको नहीं बता सकता। वो ग्राउंड लेवल में सुरक्षा के लेवल से वो सब चीज़ें लीक होती है, इसलिए बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकता। सर, आपको क्या लगता है अभी एक अग्निवीर योजना के बारे में सरकार लेकर आई है, कुछ लोगों का दबी आवाज़ में ये भी बोलना है कि सरकार इसके खिलाफ थी, पर आर्मी के जो हायर ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे कि हमारी ये आर्मी थोड़ी और यंग हो जाए या फिर अग्निवीर लाना ही है, इसीलिए मोदी सरकार वो लेकर आई। पर विपक्ष उस पर हंगामा कर रहा है। आपको क्या लगता है अग्निवीर योजना आनी चाहिए थी आर्मी के लिए, या कुछ आर्मी में चेंजेस लाने चाहिए थे? आर्मी में चेंजेस तो लाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सुविधा है चेंज लाने से ही होती है। और ये हमारे देश में ही नहीं है, आप पूरे बाहर विश्व में जाओ, जहाँ भी जाओगे उनके हर घर में एक फौजी मिलेगा। तो चाहे प्रधानमंत्री जो भी हो हमारे देश के, वो अच्छा ही चाहेंगे हमारा देश अच्छा हो, अच्छा बने। तो उन्होंने सोच समझ के ही काम किया है, अच्छा काम किया। अग्निवीर जो आई है उसका फ़ायदा ये है कि आपके हर घर में एक फौजी होगा। आपको कल चल के हथियार चलाना पड़ा तो उसको समझ जाएगा वो हथियार कैसे चलाना है। अभी फौज हर घर में तो जाएगी नहीं कि भाई ये हथियार ऐसे चलाते हैं, वो अपने घर वालों को बताएगा। आप ये मत सोचो कि लड़ाई होगी नहीं, लड़ाई होना है। 20 साल 25 साल 40 साल कभी ना कभी लड़ाई होगी, तब ये काम में आएगा आपको। सर, एक और मुझे सवाल ये जानना था कि कई बार हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, कहीं कहीं पे तो नदियाँ बह रही है, तो वहाँ पे तो हम लोग फेंसिंग नहीं कर पा रहे, कहीं पे फेंसिंग है और कहीं पे तो ये लोग बिंदास तार के आर पार आना जाना कर ले रहे हैं, कैटल स्मगलिंग हो रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही है। तो इसको रोकने के लिए क्या लगता है कि आर्मी को और कुछ थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना चाहिए, ड्रोन वगैरह या कुछ ऐसा? देखो, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। बातें ये है कि मैं भी बॉर्डर में रहा हूँ, बंगाल बॉर्डर में बहुत वहाँ पे स्मगलिंग होता है। इसमें राजनीति वाले लोग भी मिले। 50% तारबंदी बनी है बॉर्डर में, वहाँ से भी पार होता है माल, कैटल ज़्यादा पार होता है। हमारे यहाँ से चीनी जाती है, नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, हुबली नदी, आगे जाओगे आप बंगाल में तो नदी के द्वारा बहुत सारे कैटल पार होते हैं। अगर मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। इसमें मेरे ख्याल से राजनीति वाले लोग भी मिले हैं, और नीचे वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिपोर्ट करता है। उसमें आपको ग्राउंड में जाकर के देखना पड़ेगा क्या हालत है वहाँ पे, तभी आप उन सब चीज़ों को पकड़ पाओगे। मैं बोलूँगा तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। अभी हमने वहाँ पे ड्यूटी दी है, हमें पता है वहाँ पे क्या होता है। बहुत सारा स्मगलिंग होता है, बहुत सारे भारत के गाय बैल उधर जाते हैं, चीनी जाती है, बहुत सारी चीज़ें। और मेन मतलब वहाँ के जो बांग्लादेश के लोग हैं हमारे भारत में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। बंगाल में 50% बांग्लादेशी लोग हैं। इलेक्शन के दौरान ये सब चीज़ें हरकतें होती है, उनके आधार कार्ड बनते हैं, कैसे बनते हैं हमें नहीं पता। हमारा काम है ड्यूटी देना, हम देखते रहते हैं, बोलेंगे ऑफिसर्स को, ऑफिसर भी आगे बोलेगा, कमांड तो नेता ही करेगा ना। तो ये सब चीज़ें सब मिल मिला के होता है। इसमें हम बोल सकते हैं, कर नहीं कर सकते कुछ। सर, मुझे ये जानना था कि जैसे हमको सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? क्या पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, या चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, या फिर अभी नेपाल कई बार आग दिखा देता है, कई बार श्रीलंका आग दिखा देता है। तो हम लोग चारों साइड से खतरों से ही घिरे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा आप किसको मानते हैं आने वाले वक्त में?
सबसे बड़ा खतरा तो हमारे देश के अंदर ही है। हम लोग अगर मिल के रहे ना, पूरे नेता अगर मिल के रहे तो पाकिस्तान की क्या मजाल है, चाइना की क्या मजाल है हमारे ऊपर आँख दिखा दे। इतना बड़ा देश तो है नहीं। क्या हमारे देश में तरक्की नहीं है? क्या हम गाड़ियाँ नहीं बना सकते? क्या हम प्लेन नहीं बना सकते? मगर हमारे देश में जो राजनीति है ना, उस सब चीज़ों के वजह से ये सब हो रहा है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। उसको पता है हमारे पास कौन सा परमाणु बम है और उसके पास क्या है। अगर हमारा जो परमाणु बम चलेगा तो पाकिस्तान क्या दूर दूर तक बहुत सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। हमारा जो देश की राजनीति है इससे हमको ज़्यादा खतरा है, बाकी चीज़ों से खतरा नहीं है। और चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसको भी पता है कि भारत एक परमाणु वाला देश है और हमारी ताकत, हमारे पास सबसे ज़्यादा फौज है। भारत में सबसे ज़्यादा फौज है और पूरे वर्ल्ड में है। ये पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फौज है। आर्मी अलग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग है, पुलिस अलग है, ऐसे क्योंकि हर देश की एक फौज की लिमिट होती है, आर्मी हो चाहे जो भी हो। सर अभी जैसे आज 15 अगस्त है, बहुत शुभ दिन है हमारे लिए। हमको कई लोगों ने बलिदान दिए, तब आज हम लोग और आप बात कर पा रहे हैं इतने आसानी से। तो हमारे आने वाले जो युवा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से देश को आप देखना चाहते हैं आगे? देश के युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग इतनी अच्छी ड्यूटी करके आए हैं। अगर आपको कहीं मौका मिलता है फ़ौज में जाने का, अगर आप में काबिलियत है, आप ग्राउंड में जा कर के भर्ती होते हो, तो आपको अगर देश की सेवा करने का मौका मिलता है तो आपका जीवन बहुत धन्य हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें सेवा करने की, देश की सेवा करने का मौका आपको मिलता है। इसका मतलब आप समझ लो बहुत किस्मत वाले हो। ये सब इन सब लोगों को नहीं मिलता है। हम करके आए, अभी हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने अपने देश के, मेरा दिल कहता है अगर मैं कहीं गलत काम करने के लिए जाऊँ तो मेरा मन बोलेगा कि नहीं करना है, क्योंकि हम आज हमारे देश की सेवा करके आए हैं। और मेरा मन अंदर ही से अंदर बोलता है कि मैंने अपने जीवन के 21-22 साल अपने देश के लिए दिए। मेरा मन कहीं भी जाता हूँ तो मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन में वो बात है, मैंने अपने देश के लिए 22 साल दिए हमारे जीवन के। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग देश की सेवा करो, भर्ती हो और मिल कर के रहो, एकता रखो। किसी के बहकावे में, किसी के बातों से भड़को मत, आपस में झगड़ो मत, मिल के रहो। अगर आप मिल के रहोगे तो बॉर्डर में जो जवान ड्यूटी दे रहा है उसको खुशी होगी कि यार मेरे देश के अंदर में जो लोग रहते कितने प्यार से रह रहे हैं। दूसरे देशों के लोगों ने ईर्ष्या करना चाहिए हम लोगों से देख करके। सर 2 सवाल लेके अपन वाइंड अप करने में, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं। मुझे ये जानना था सर, जैसे इतने सब आर्मी वालों के साथ में आपने काम किया है, इतने बड़े बड़े आर्मी के वेटरन्स के साथ आपने काम किया है, आपको ऐसा लगता है सर कि जो शहीद लोग हैं हम लोग उनको 1-2 दिन तक याद रखते हैं, उसके बाद उनके परिवार की जो व्यवस्था करने की बात है या उनकी जो स्थिति है वो हम लोग सही से नहीं संभाल पाते? क्योंकि कई हम लोग देखते हैं न्यूज़ जहाँ पे जो उनकी विधवा होती है या आर्मी वेटरन की बीवी या कुछ होती है तो उनको रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो क्या इसके लिए और कुछ कर सकते हैं आर्मी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से? ये आपने सवाल अच्छा पूछा है। अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसने अपने देश के लिए जान दी है, उसने कोई परिवार के लिए जान नहीं दी है। तो सरकार को एक ऐसा कोई कानून निकालना चाहिए जो जवान शहीद होता उसको पूरी सुविधा तुरंत मिले। मैं अभी कई जगह पर देखता हूँ, उनका बेचारों का बंदा घर का शहीद हो गया है और वो घूम रहे हैं अपना पैसों के लिए या फिर उनको कहीं नौकरी मिले। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ, सरकार जो भी है, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। फौजी आदमी को सरकार से कोई मतलब नहीं, वो अपना ड्यूटी करता है ईमानदारी से। अगर वो अपने देश के लिए जवान शहीद हो रहा है तो उसके परिवार को गवर्नमेंट ने तुरंत सर्विस देना चाहिए। जो भी पैसा मिलता है उसको, जो भी फैसिलिटीज़ है, हर फैसिलिटीज़ उसको मिलना चाहिए। पेंशन मिलना चाहिए बच्चों के, अगर उसको बच्चे तो बच्चों के तरफ पूरा उसका पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहिए।
और जो भी उसकी रोज़मर्रा का उसको तो भाई पैसे तो लगेंगे ना, जिएगा कैसे हो, उसको खर्चा तो लगेगा ही। उसने तो अपना घर का मेन आदमी खो दिया। तो किसी भी घर का मेन आदमी जाता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो गवर्नमेंट को हर सुविधा उसको देना चाहिए। तो ये नया कोई कानून ऐसा लाना चाहिए ताकि उसकी सुविधा उसको मिले। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं। जैसे सर ये इतने सारे बॉर्डर्स के ऊपर में सब जवान तैनात रहते हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो। सियाचिन में तो -30, 40 डिग्री पे लोग हमारे जवान खड़े रहते हैं। हमारी भूमि का 1 इंच टुकड़ा किसी को देना नहीं चाहते। पर आप कहीं पे जब पॉलिटिकल तू मैं देखते हैं तो कहीं पे आर्मी को उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि यार हम लोग किन के लिए लड़ रहे हैं। मतलब जो लोग खुद ही एकजुट नहीं है, हम लोग उनके लिए इतना लड़ रहे हैं। हम लोग उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पे खड़े हैं, क्योंकि सामने से जब गोली आ रही है ये हम लोग फील नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप लोग फील कर चुके हैं, आपको पता है। पर उन लोगों के लिए हम लोग खड़े हैं जो लोग खुद आपस में एक नहीं है, वो खुद एक दूसरे की जान के दुश्मन है। तो ये देख के थोड़ा बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये मानसिक संतुलन बिगाड़ने वाली बातें है। अगर जवान का मानसिक संतुलन अच्छा है तो वो ड्यूटी अच्छी देगा। अभी पूरा जो वीडियोस है, फोटोज़ है, तुरंत वायरल हो जाते हैं। डिजिटल इंडिया हो गया है अपना। कोई भी ऐसी बात है वो तुरंत जवान देख लेता है मोबाइल में कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये जो लड़ रहे हैं आपस में, संसद में देखते हैं हम किस तरह से लड़ते हैं नेता लोग। मैं भी देखता हूँ वीडियो, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। उनसे अच्छे तो हमारे घर के बच्चे हैं। तो आपस में लड़ने से ये हमारे जवानों के मानसिक संतुलन पे असर गिरता है इसका। वो सोचता है ना कि भाई मैं किन के लिए ड्यूटी दे रहा हूँ। ये ऐसे लड़ रहे दिल्ली में, उधर कहीं भी, कोई भी संसद हो जहाँ का भी है, वहाँ पे लड़ रहे हैं, उनके लिए मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। तो ये सुरक्षा के ऊपर में बहुत बड़ा सेंध लगता है। मानसिक संतुलन बिगड़ता है जवान का। वहाँ पे उसकी जो 100% ड्यूटी देता है वो 50% हो जाती है। और उसी दौरान ऐसे हादसे होते हैं। अगर बंदा ड्यूटी दे पूरा अलर्ट, तो किसी की मजाल है क्या वो कोई आ जाए अंदर। तो ये सब चीज़ें होती है। सर बस एक आखिरी सवाल, एक्चुअली आपका बहुत ज़्यादा ही समय ले रहा हूँ मैं। सर अभी हाल ही में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एक एयर स्ट्राइक भी हुआ था। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक पे कुछ लोगों ने सवाल भी उठा दिए थे कि सेना ने ये किया था क्या, जबकि सेना के खुद जो बड़े कमांडर थे उन्होंने आके बताया था कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। और पाकिस्तान में भी देखा गया था कि डेड बॉडीज़ वो लोग दफना रहे हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे टेररिस्ट थे उन सब की डेड बॉडीज़ दफना रहे। तो 2 सवाल है इसी के। पहला सवाल ये कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद में थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई आर्मी, या आर्मी को और ज़्यादा लाइमलाइट मिलने लग गई। और सेकेंडली सर, जो ये नेता ऐसा सवाल उठाते हैं उनको नहीं पता हो रहा है कि बॉर्डर पे हमारे जवान क्या कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली गोली चलती है ना, फौज का एक रूल है, अगर पहली गोली चल गई और उसमें बच गया तो वो फौज छोड़ेगी नहीं फिर उसको। फौज का काम है दुश्मन को मारना। अगर आपके घर में कोई आकर के आपकी कॉलर पकड़ेगा तो आपका क्या रहेगा उस पर रिएक्शन? आप चुप रहोगे? नहीं रहोगे ना। तो भाई हमारे देश के अंदर आकर के अगर कोई इस तरह से हमारे देश की जो शांति को भंग करेगा तो हमें वो, अभी पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये बदल गया है। तुम अगर हमारी कॉलर पकड़ोगे तो हम पूरा सीना फाड़ के 2 टुकड़े कर देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलता बहुत कुछ होना चाहिए। हमारा कश्मीर अभी जो POK है उसको लेना चाहिए। कुछ नहीं करने वाला है पाकिस्तान, वो सिर्फ भूल देता है। हमारी फौज तो तैयार बैठी है, आदेश चाहिए हमको दिल्ली से। हमारी फौज तो आदेश की गुलाम है ना, आदेश चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक ये बहुत छोटी चीज़ है। फौज तो बहुत कुछ करना चाहती है, पूरा पाकिस्तान ख़त्म करके आगे चले जाएगी, पूरा अंडर में हिंदुस्तान बन जाएगा वहाँ पर आगे तक। तो ऐसे तो सर्जिकल स्ट्राइक बहुत होंगे। इसमें क्या रहता है, अभी जैसे कोई पार्टी हार रही है, राजनीतिक पार्टी हार रही है, तो उसको कोई मुद्दे तो रहते नहीं है, तो वो ऐसे टांगे उठाती रहती है, इसने वो किया उसने वो किया। तो फौज के बारे में नहीं बोलना चाहिए।
फौज हमारे देश की रक्षा करती है। राजनेताओं को भी पता होना चाहिए, अगर फौज है तो हम हैं। वो फौज ये नहीं देखती कि भाई हमारी तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमको ये नहीं मिलेगा, हमको वो नहीं मिलेगा। वो जब गोली चलती है तो वो सब भूल जाता है। इधर से गोली जाती है कान से होते हुए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर राजनेताओं को 15 दिन 1 महीना आप जवानों के साथ रहो, उनके साथ ड्यूटी दो, तभी तो आपको पता चलेगा एक फौजी कैसा रहता है। कुर्सी में बैठने से, एसी रूम में बैठने से नहीं पता चलेगा। आप रात में ड्यूटी दो वहाँ पर 12 घंटे, हथियार लो, गोला बारूद बम पूरा हथियार, पूरा ड्रेस पहन के जाओ, बॉर्डर में ड्यूटी दो, तब एक रात में पता चल जाएगा आपको फौज ड्यूटी कैसे देती है। ऑपरेशन में जाओ जरा, कैसे आप मिलिटेंट्स को पकड़ते हैं, तुमको पता चलेगा ना। तो ये उंगली उठाने से काम नहीं चलता। जो ड्यूटी दे रहे बंदा, उनके हाल देखो, 24 घंटे जूते नहीं खोलते हैं। कश्मीर में बिस्तर में सोता है वो, कब बिगुल बजेगा और कब भागना पड़ेगा उसको ऑपरेशन ड्यूटी में। तो ऐसा इस तरह से बोलने से नहीं होता। ये राजनेता लोगों का धंधा बन गया है कि भाई ये इसने वैसे किया, उसने वैसा किया। ऐसे तो कितने सर्जिकल स्ट्राइक होंगे। अभी आपस में कोई झगड़ा होता तो क्या आपस चुपचाप थोड़ी बैठते, झगड़ती है ना लोग। तो हम लोग अगर कोई आग दिखाएगा तो उसकी तो आग निकालना ही पड़ेगी। दुश्मन अगर आग दिखाएगा, हमारा देश शांतिवादी देश है और हम कभी किसी को छेड़ी नहीं जाते। ये तो पूरा हमारा हिस्ट्री बताता है। भारत ने कभी किसी को उकसाया नहीं, किसी के ऊपर गोली नहीं मारी, ना किसी के ऊपर बम मारा है। उल्टा भारत उनको सपोर्ट करता है, जो भी दुश्मन है उसको सपोर्ट करता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। तो ये सब चीज़ें हैं, मिल के रहो भाई। जो भी है, हमारा देश बहुत अच्छा है। कई भाषाओं के लोग यहाँ पर रहते हैं। कितना अच्छा देश है। यहाँ पे कितने भगवान हैं, कितने हर चीज़ है। अपने भारत में बहुत कुछ है, बस उसको समझना चाहिए हम लोगों ने और समझदारी से काम लेके हमारे जीवन का आनंद उठाना चाहिए। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे रहोगे, मिल के रहोगे तो उसका असर बॉर्डर में गिरेगा। जवान पूरी मजबूती के साथ ड्यूटी देगा, पूरा उनका मूड फ्रेश रहेगा, उनका जो मानसिक संतुलन है अच्छा रहेगा। तो ये थे संदीप तिवारी सर। इन लोगों की वजह से ही हम लोग इतने फ्रीली रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, आप तक न्यूज़ भी पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो आज आज़ादी का ये पर्व मना रहे हैं, वो भी इन लोगों की वजह से ही हम लोग बहुत अच्छे से मना सकते हैं। इनको पता नहीं होता कि आज रात को अगर ये सोएंगे तो कल सुबह इनकी आँख खुलेगी या फिर तिरंगे में लिपटे हमको मिलेंगे। ये जब हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि हम सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहे। तो मेरे को नहीं लगता कि ये लोग हमसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र TV 24 के लिए शांतनु अग्रवाल।